जी बच्चे, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक है। कल के लेक्चर से कोई सवाल किसी का? चले, जो नहीं थे उनके लिए सिर्फ बता दूं कि कल के लेक्चर में हमने सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ओरिएंटेशन सेशन जो है वो छोटा सा होल्ड किया था, और उसमें हमने डिस्कस किया था इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में कि इसकी ओवरऑल ग्रेड क्या है, इसकी टेस्टिंग किस तरह से होती है, इसका ओवरऑल पेपर स्ट्रक्चर क्या है, और हमारा ओवरऑल तरीक़ेकार क्या होगा जिससे हम इसको लेके चलेंगे। इसका जो लेक्चर है वो भी हमारे पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, अपलोड है, तो आप जिसका मिस हो गया फॉर इंस्टेंस वो जाके उसको देख सकता है। जी सर, तो आज हम फॉर्मली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को शुरू करते हैं। जी, हमारा जो पहला चैप्टर है जो कि आई कैप स्टडी टेक्स्ट का है, दैट इज़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और वैसे इसका नाम इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, लेकिन इससे पहले इट इज़ अ प्री रेक्विजिट कि हम सबसे पहले कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमारी कॉस्ट की क्लासेस क्या हैं, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो खर्चे किए जाते हैं वो किस किस क्लासेस में, किस किस कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो इसको एनालाइज किया जाता है, और इसको एनालाइज करने के बेटा दो तरीके हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू नेचर या विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, और फिर विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। तो बहरहाल ये हम डिस्कशन करेंगे दोनों, लेकिन इससे पहले लेट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, विद द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड दैट इज योर कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या है जी? कॉस्ट यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट विद विच द कॉस्ट कैन बी एसोसिएटेड। आपका सबसे छोटा तरीन यूनिट जिसके साथ कॉस्ट को अटैच किया जा सकता है, जिसके साथ प्राइस को अटैच किया जा सकता है, एंड देन यू कैन सेल इट इन द मार्केट टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल, एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर है तो उसका जो एक चॉकलेट बार है दैट इज बेसिकली द कॉस्ट यूनिट। हालांकि जब आप देखते हो तो वो डेफिनेटली पैकेट्स की फॉर्म में बन के तो मार्केट्स में बिकते हैं, लेकिन जो पैकेट है पूरे का पूरा जिसमें 12 या 13 या 14 बार्स हैं वो कॉस्ट यूनिट नहीं है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, ये जो एक बार है चॉकलेट, उसको बनाने में कुछ कॉस्ट लगी होगी, उसके साथ कॉस्ट अटैच होगी, उसके साथ प्राइस अटैच होगी, और फिर उसके साथ एक प्रॉफिट मार्जिन अटैच्ड होगा। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट विद विच द कॉस्ट कैन बी एसोसिएटेड। इसी तरह से ये जो बेवरेज मैन्युफैक्चरर हैं जैसे पेप्सी है या कोक है, ऑल्दो जब ये प्रोडक्शन करते हैं, या चलो तुम मार्केट में जाके देखते हो तो इनके पैट्स होते हैं 6-6 के, तो क्या 6-6 का पैट जो है ये कॉस्ट यूनिट है? नहीं, 1 बॉटल ऑफ बेवरेज दैट इज योर कॉस्ट यूनिट। इसके साथ कॉस्ट जोड़ी जा सकती है, ये एक सर्टन प्राइस रखती है, और प्राइस उस प्राइस पे बेच के आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। अब सबसे आसान ज़बान में इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें, दैट इज़ 1 यूनिट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट जो कि आप बना के मार्केट में बेचते हो। हर एंटिटी कोई ना कोई कॉस्ट यूनिट बनाती है, उसको बेच के मुनाफा या बेनिफिट या प्रॉफिट हासिल कर रही होती है। अच्छा, चले बात बीच में कर देते हैं। बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ अगर नोट करनी है तो कर लें, वैसे मैंने किताब के अंदर मेंशन की हुई हैं। मैं जब एक दफ़ा इसको गो थ्रू करवा दूंगा तो अभी के लिए मैं आपको फिर चैप्टर में ले जाऊंगा और वहाँ पे आपको बता दूंगा कि ये बातें कहाँ कहाँ मेंशन है, ताकि आप उसको क्विकली रिलेट कर लीजिएगा। और जो नहीं फॉर एग्जांपल किसी के पास है तो वो अवेलेबल है, राइज में आ गई हुई हैं, आप जाके ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कैंटीन में होगी, या जो ऊपर बुक शॉप है वहाँ पे अवेलेबल हो गई होगी। अभी नहीं तो शायद कुछ देर में, नहीं तो उसने मुझे बताया था कि अराउंड कोई 10, 11, 12 बजे के अराउंड अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब चूंकि हम जान चुके कि कॉस्ट यूनिट क्या है, तो आए अब जरा डिस्कस करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी खर्चे करती है वो खर्चे किस किस अंदाज में एनालाइज किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम इन खर्चों को एनालाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचर या विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। पहले मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपसे आपका प्रायर नॉलेज ही शेयर करूँगा कि ये आप क्लासिफिकेशन पहले पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। पहले लेट्स डिस्कस दिस, फिर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। जी बेटा, आपकी इदारे की जितनी भी कॉस्ट हैं वो 2 क्लासेस में बढ़ती हैं, या तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं या तो वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट से क्या मुराद है? वो खर्चे जो कि प्रोडक्शन करने से रेलेवेंट है, यानी कि जो जो एक्टिविटीज़ मैं अंडरटेक करता हूँ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, तो उससे रेलेवेंट जो जो खर्चे हैं उनको कौन से खर्चे कहा जाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। आसान लफ्ज़ों में वो खर्चे जो एक ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्री में हो रहे हैं वो क्या है?
प्रोडक्शन कॉस्ट। और इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं जो कि प्रोडक्शन से रेलेवेंट खर्चे नहीं है, प्रोडक्शन एक्टिविटी से रेलेवेंट खर्चे नहीं है, ये तमाम कह सकते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं वो एक्टिविटीज़ टू द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। वो सारे खर्चे बेटा किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? नॉन प्रोडक्शन खर्चों के अंदर। अच्छा, आए इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो आपके अब जहन में रखना है, यूँ समझो कि मैं फैक्ट्री में खड़ा हूँ और हम फैक्ट्री में खड़े होकर अपने इर्द गिर्द सारे खर्चे देखेंगे और उनकी स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो खर्चे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट जो हैं हमारी, वो दो क्लासेस में बढ़ती हैं। एक को बोला जाता है डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरी को इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। आए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, ये क्या चीज़ है। डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ये बेटा वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं कि जिनको मैं डायरेक्टली ट्रेस कर सकता हूँ इनटू ईच कॉस्ट यूनिट, इनटू ईच यूनिट ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जिनकी ट्रेसेबिलिटी आसान है, जिसके बारे में मैं जान सकता हूं कि यार ये कॉस्ट इतनी लगी और इतनी अमाउंट की लगी और इतनी वैल्यू की लगी इनटू दिस कॉस्ट यूनिट। इसको कहते हैं ट्रेसेबिलिटी, मैं इजीली जान सकता हूं। ठीक है, अब ये मेन डेफिनेशन है। अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है जो कि हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट है। ठीक है, मेन डेफिनेशन इसकी यही है कि कोई भी ऐसा खर्चा जिसको मैं डायरेक्टली ट्रेस कर सकूं, जिसको इजीली लिंक या एसोसिएट कर सकूं टू ईच कॉस्ट यूनिट, उन तमाम खर्चों को डायरेक्ट कहा जाता है। सबसे पहली कैटेगरी मटेरियल, यानी बेटा ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली ट्रेस हो सके इनटू द कॉस्ट यूनिट। मुझे मालूम हो जाए कि ये मटेरियल इतना लगा इस पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट के अंदर और इतनी कॉस्ट, इतनी वैल्यू का लगा, उसको मैं क्या कहता हूं कि ये डायरेक्ट मटेरियल है। और भी आसान लफ्जों में, एक जेनेरिक जबान में अगर बात की जाए तो ऐसा मटेरियल जो कि कॉस्ट यूनिट का पार्ट बन जाए जाके, उसको भी कहा जाता है कि वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन इस स्टेटमेंट के ऊपर एक एक्सेप्शन है, वो भी अभी जहन में रखनी है, वो मैं तब डिस्कस करूंगा जब मैं इनडायरेक्ट मटेरियल में आऊंगा। ठीक है, तो फिर रिपीट करता हूं, वो मटेरियल जिसकी ट्रेसेबिलिटी आसान है, जिसको मैं ट्रेस कर सकता हूं कि ये मटेरियल इतना लगा और इतनी कॉस्ट का लगा इस कॉस्ट यूनिट के अंदर, वो डायरेक्ट मटेरियल है, या वो जो कॉस्ट यूनिट का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, मिसालें ले लेते हैं। जैसे ये चेयर है, इस चेयर में मुझे मालूम है कि ये जो फोमिंग एरिया है, जो फोम है ये, और इसकी बॉडी में जो आयरन लगा हुआ है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स। आपका ये जो रोस्टम है, ये जो डाइस है, इसके अंदर वुड का इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो ये वुड जो है दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल इनटू दिस कॉस्ट यूनिट। ठीक है, ट्रेस हो सकता है। आपका ये जो एयर कंडीशनर है, इसकी जो बॉडी है सारी प्लास्टिक या वट एवर मटीरियल दैट इज, इसके अंदर कंडेंसर है या जो भी आइटम्स मेन लगी हुई हैं, ये तमाम मटीरियल्स किसकी मिसालें हैं? डायरेक्ट मटेरियल। इनकी ट्रेसेबिलिटी आसान है कि ये कितना लगा है इस पर्टिकुलर एसी के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये जो प्लास्टिक की पूरी कवरिंग है, ये कितनी लगी है और इसकी कॉस्ट क्या है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ ट्रेसेबिलिटी की, ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। अगर मुझे इन दो चीज़ों का पता हो तो वो चीज़ डायरेक्ट हो जाती है। ये देखें, मैं चलें इस डाइस की ही मिसाल से आपको समझाता हूँ। ये देखें, मैं डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकाल रहा हूं फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस वन डाइस। ये देखें, मुझे ये भी मालूम है कि इस यूनिट ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट में केजी पर यूनिट, कि इस यूनिट ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट में कितनी केजी का वुड इस्तेमाल हुआ, एंड दैट इज में सिर्फ एजम्पशन ही है 10 केजी पर यूनिट ऑफ डाइस। इनटू मुझे ये भी मालूम है कि 1 किलो ऑफ वुड कितने का है, दैट इज ऑफ 2000। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज, मैथमेटिकली भी वी नो कि जब ये कैंसिलेशन होनी है केजीज की, तो यू विल एंड अप विद व्हाट, ₹20,000 पर यूनिट। तो एक यूनिट ऑफ डाइस में कितने रुपए का मटेरियल लगा, कितने रुपए का वुड लगा, ₹20,000। तो जब भी एक कॉस्ट यूनिट में लगने वाला जो रिसोर्स है उसके बारे में दो चीज़ों का अंदाज़ा हो कि ये लग कितना रहा है और वो जो लग रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, जब ये दो चीज़ें मालूम हो जाती हैं तो फिर हम उस चीज़ को क्या कहते हैं कि ये चीज़ डायरेक्ट है टू दिस पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट।
तो ये मिसालें, और भी मिसालें आप अपनी डेली लाइफ से ले सकते हैं, बेशुमार प्रोडक्ट है उनको। ये मार्कर देख लो, मार्कर में भी देखो जो जो मटेरियल प्लास्टिक बाहर यूज़ हुआ हुआ है, इसके अंदर जो एक उसको क्या कहते हैं, फोमिंग शीट लगी होती है, उसके अंदर इंक वगैरह होती है। तो ये जितना भी आइटम्स इसके अंदर इस्तेमाल हुई हुई हैं वो डायरेक्ट मटेरियल्स की मिसालें हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे मूव करते हैं। डायरेक्ट लेबर, ये क्या है जी बेटा? ये वो वाली मजदूर तबका है जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, जिसके घंटे डायरेक्टली ट्रेस हो सकते हैं कि ये लेबर का इतने घंटे इस कॉस्ट यूनिट को बनाने में लगे। फॉर एग्जांपल, अभी मैं पिछली क्लास में मिसाल दे रहा था कि ये जो फीफा के फुटबॉल्स मैन्युफैक्चर होते हैं सियालकोट में, और कुछ एक ऐसी वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं कि जहाँ पे ख़वातीन उसको बुनती हैं, उनको बनाती हैं। तो वो ख़वातीन जो कि फ़ुटबॉल्स बना रही हैं, तो उन ख़वातीन के घंटे ईजिली ट्रेसेबल हैं कि एक खातून कितने घंटे एक फ़ुटबॉल को मैन्युफैक्चर करने में लगाती है, और हमें ये भी मालूम है कि उस खातून को एक घंटे का क्या रेट ऑफर होता है। तो ये देखो दोनों चीज़ें ट्रेसेबल हैं। तो अकॉर्डिंगली इस घंटों की जो कॉस्ट है, इस लेबर के घंटों की जो कॉस्ट है, वो किस में रेलेवेंट ट्रीट कर ली जाएगी, किस में डायरेक्ट ट्रीट कर ली जाएगी? इनटू दिस फुटबॉल। फुटबॉल इज योर कॉस्ट यूनिट। और इसमें देखो, इसी मिसाल को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर लूं, लेबर, लेट्स अज्यूम यहां पे जरा थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी। ऑर्स पर यूनिट इंटू रुपीज पर आवर इज इक्वल टू रुपीज पर यूनिट। यहां पे आपका यूनिट क्या हो चुका है? फुटबॉल। फॉर एग्जांपल, वो खातून एक फुटबॉल मैन्युफैक्चर करने में 1.5 आवर्स लेती है, और उसके साथ जो रेट एग्रीड है दैट इज फॉर इंस्टेंस लेट्स अज्यूम रुपीज 500 पर आवर। तो क्या कॉस्ट बनी लेबर की इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर वन फुटबॉल? 500 into 1.5, 750. So what is the labor cost to manufacture one unit of football? That is 750. क्यों ये बेटा डायरेक्ट लेबर है? क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि कितने घंटे लगे, ट्रेसेबल। मुझे ये भी मालूम है कि हर घंटे का रेट क्या है। So that's why I have called कि this labor or cost will be treated as direct labor. इसी तरह से जो ये जो आर्टिजन्स होते हैं जो कि बड़ा रिफाइंड किस्म का एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं आपके कपड़े के ऊपर, उनके घंटे भी डायरेक्टली ट्रेसेबल होते हैं। वो मजदूर जो कि एक असेंबली प्लांट के ऊपर ऑटो पार्ट्स को फॉर एग्जांपल इकट्ठा करके गाड़ी तैयार कर रहे हैं, उनके घंटे इजीली ट्रेसेबल हैं। आसान लफ्ज़ों में वो तबका जो कि मजदूर तबका है जो डायरेक्टली उस कॉस्ट यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहा है, उसके सारे के सारे घंटे बेटा क्या होते हैं? डायरेक्ट लेबर होते हैं। बात समझ गए? चलें, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ये भी कुछ डायरेक्ट खर्चे हैं। इनको आसान लफ्ज़ों में कहा जाता है कि ये वो वाले खर्चे हैं कि ना तो ये मटेरियल है, ना ये लेबर है, लेकिन है डायरेक्टली ट्रेसेबल टू योर पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट। यहाँ पे जो आसान समझने के लिए मिसाल समझाई जाती है वो है जी आपकी डाइज और मोल्ड्स। कभी ये मामला सुना आपने, ये जो बर्तन बनाए जाते हैं, एनी वन ऑफ यू जिसको हल्का फुल्का सा आइडिया हो ये कैसे बनते हैं बर्तन? कॉफ़ी सेट्स हैं, डिनर सेट्स हैं, टी सेट्स हैं। इनके लिए बेटा पहले डाइज तैयार की जाती हैं। एज्यूम करें कि एक कस्टमर आया और उसने कहा कि यार मुझे एक कॉफ़ी सेट तैयार करके दें। कॉफ़ी सेट अच्छा खासा बड़ा होता है, उसमें अच्छे खासे वो कप्स और वो जो प्यालियाँ और ट्रेज वगैरह इस तरह से डिनर सेट्स भी होते हैं। तो उसने एक ख़ास डिज़ाइन का डिनर सेट कहा है कि मुझे बना के दो, और वो बर्तन बनाने वाला है। अब एक डिनर सेट या एक कॉफ़ी सेट जो वो बनाएगा वो एक कॉस्ट यूनिट है उसके लिए, ऐसा ही है ना? अब उस कॉस्ट यूनिट को बनाने के लिए उसने स्पेसिफिकली एक डाई तैयार की, उस डाई में फिर मटेरियल डाला जाता है और वो उस सांचे में ढल जाता है और एक शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये जो आपको जितने कप्स, प्लेट्स, ट्रेस नज़र आती हैं ये सब ऐसी बनती हैं। पहले इनकी डाई तैयार की जाती है ख़ास डिज़ाइन की, फिर उसमें वो मटेरियल डाला जाता है, फिर वो उस मटेरियल की शक्ल में जब ढल जाता है फिर उसमें से वो उसको निकाल लेते हैं, फिर आपके सामने एक कप की शक्ल निकल आती है, प्लेट की शक्ल निकल आती है, ट्रे की शक्ल निकल आती है। अब ये डाई स्पेसिफिकली इसलिए बनाई गई कि उसने सिर्फ ये एक कॉस्ट यूनिट मैन्युफैक्चर करना था और इसका कोई काम नहीं है। तो जब एक दफ़ा उस डाई को इस्तेमाल करके ये बर्तन तैयार कर लिया गया, पूरा डिनर सेट तैयार कर लिया गया, एक कॉस्ट यूनिट रेडी है, अब ये मोल्ड या डाई क्या है? वेस्ट, इसका और कोई काम नहीं है। सो ये क्या चीज़ है? ना मैं इसको मटीरियल कह सकता हूँ, है मटीरियल? नहीं, ये एक पार्ट तो नहीं बन रहा मेरे कॉस्ट यूनिट का, ना ये लेबर है, इसको फिर कहाँ लेके जाऊँ? सर इसको अदर एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया जाता है, ये भी डायरेक्टली ट्रेसेबल है। इसका खर्चा, ये एक डाई थी और मुझे पता है कि एक डाई कितनी की मुझे पड़ी, ट्रेसेबिलिटी इज पॉसिबल। और भी कुछ मिसालें बाज़ औक़ात ली जाती हैं कि कोई स्पेशल कोई स्मॉल इक्विपमेंट मैंने अगर इस्तेमाल किया है अपने कॉस्ट यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट, तो उसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस की मद में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके तमाम के तमाम खर्चे। मेन एक कॉन्सेप्ट बस जहन में क्या रखना है बेटा,
वो खर्चा जो डायरेक्टली ट्रेस हो जाए वो डायरेक्ट खर्चा है, वो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, और अदर कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, हैविंग स्टडीड दिस, इसको एक टर्मिनोलॉजी का नाम अभी दे देते हैं। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट्स। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, आगे इनका जिक्र भी होगा और बहुत दफ़ा होना है, ठीक है, और मैंने ये लिखा हुआ है सब आपके चैप्टर में। तो अभी हमने डिस्कशन की, अभी हम फैक्ट्री में खड़े हुए हैं, फैक्ट्री से बाहर नहीं गए, क्योंकि अभी हमारी सारी डिस्कशन किसके ऊपर हुई है, कॉस्ट यूनिट को मैन्युफैक्चर करने की। अभी मैंने कोई भी खर्चा ऐसा जिक्र ही नहीं किया जो कि फैक्ट्री से बाहर का है। अब हम स्विच करते हैं यहाँ पे, लेट्स कम हेयर एंड डिस्कस कि और कौन से फैक्ट्री में खर्चे होते हैं जो कि कॉस्ट यूनिट में ट्रेस नहीं होते, तो उनको कहाँ लेके जाया जाता है। तो उन खर्चों को कहा जाता है कि ये इनडायरेक्ट है लेकिन हैं प्रोडक्शन कॉस्ट से। तो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है इस डेफिनेशन का रिवर्स, कि वो खर्चे जिनको मैं बेटा डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकता कॉस्ट यूनिट में, मेरे लिए ट्रेसेबिलिटी या तो मुश्किल या बहुत मुश्किल होती है, तो मैं फिर ऐसे खर्चों को कह देता हूं कि ये क्या है, इनडायरेक्ट में। अब इसमें कौन सी क्लासेस हैं, वही क्लासेस हैं जो वहां पढ़ी हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा, जिसकी ट्रेसेबिलिटी मुश्किल है। अब आए जरा वापस डेफिनेशन पे आते हैं। एक डेफिनेशन याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी थी कि ऐसा मटेरियल जो कि हो सकता है कि प्रोडक्ट का पार्ट बने, तो उसको मैं क्या कहूं, स्ट्रेट अवे ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन मैंने कहा था कि एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन अब जहन में रखें। ऐसा मटेरियल जो कि कॉस्ट यूनिट का पार्ट बन रहा है लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल अमाउंट्स में है कि मुझे ट्रेसेबिलिटी उसकी करना मुश्किल हो रही है, तो ऐसा मटेरियल क्या कहा जाता है कि ये इनडायरेक्ट होगा। या ऐसा मटेरियल जो कि कॉस्ट यूनिट का हिस्सा ही नहीं बन रहा, उसको भी क्या कहा जाता है कि ये क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये जो मैंने अभी पहली आपके सामने मिसाल रखी है ना, कि ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्ट का पार्ट तो बन रहा है लेकिन ट्रेसेबिलिटी उसकी मुश्किल है, उसको इनडायरेक्ट कह रहा हूं। मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं नट्स एंड बोल्ट्स की। नट्स एंड बोल्ट्स का अंदाजा है ना, स्क्रूज, ये जो अब ये देखो ये एसी है, ये जो एसी आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि किसका है, ये हायर का है, पेल का मेरा ख्याल है। अब क्या पेल वालों को मालूम नहीं होगा ये जो एसी बना है इसमें कितने नट्स, स्क्रूज एंड बोल्ट्स लगे होंगे। सर जो जो चीज़ अप्लायंस बनती है उसका मॉडल, मेक, ये सारा ऑटोमेटेड है। अब तो मैन्युफैक्चरिंग की सारी ऑटोमेटेड होती है, तो एक एक स्क्रू के बारे में पता होता है कि इसमें फॉर एग्जांपल 15 स्क्रूज लगे हुए हैं पूरे इस एसी के अंदर, उनको मालूम होता है। यहाँ पे आके इसको एनालाइज करते हैं। तो नट्स एंड बोल्ट्स की अगर हम मिसाल लें तो ये देखें उनको मालूम होता है, चलिए यहाँ बना लेता हूँ। अब यहाँ पे यूनिट क्या है आपका, एसी, ठीक है। अब ये देखें नट्स एंड बोल्ट्स, मैं उसी फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूँ कि एक एसी पे, एक यूनिट ऑफ एन एसी पे कितने नट्स एंड बोल्ट्स लगे और हर नट्स एंड बोल्ट्स की कॉस्ट क्या है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितनी कॉस्ट का नट्स एंड बोल्ट्स इस एसी में लगे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ओके हैं, मुझे सर्टन है, तो फिर मैं कह दूंगा कि ये मटेरियल क्या है, डायरेक्ट। अच्छा, इसमें तो कोई मसला नहीं है, अभी मैंने डिस्कस किया कि नट्स एंड बोल्ट्स एक एसी में कितने हैं, ठीक, ये तो इसमें कोई मसला नहीं, कंपोजिशन मालूम है। मसला आता है यहाँ पे, बेटा जो नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं ना, आपका क्या ख्याल है कि ऐसे मंगाए जाते हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं कि जी 10-10 मंगवा लिए, 10 नट्स मंगवा लिए, 10 बोल्ट्स मंगवा लिए। बेटा कंटेनर्स मंगवाए जाते हैं और उस कंटेनर्स में पता नहीं कितने टन होते हैं नट्स एंड बोल्ट्स के, उसमें नहीं पता होता कि भाई ये जो अभी मैंने 1 टन मंगवाया है इसमें कितने नट्स हैं, कितने बोल्ट्स हैं। टनों के हिसाब से पेमेंट हो रही होती है कि हमने आपसे 5 टन परचेज किए हैं, 5 टन की पेमेंट ले लें, हमें नहीं पता इसमें कितने नट्स हैं, कितने बोल्ट्स हैं। इसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है कि यार एक नट एंड बोल्ट की क्या कॉस्ट पड़ती है। इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। तो फिर हम क्या करते हैं कि यार इसकी जो कॉस्ट है ना, इसको इनडायरेक्ट कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द वेरिएबल्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट इज अनसर्टन, इसके साथ अनसर्टनिटी अटैच्ड है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये देखो एक्सेप्शन क्या है, ऐसी चीज, ऐसा मटेरियल कॉस्ट यूनिट का पार्ट तो बन रहा है लेकिन चूंकि बड़ी नेग्लिजिबल अमाउंट्स में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये रीजन होती है, पार्ट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं मिसाल ले सकता हूँ। जैसे ये देखो डाइस है, इस डाइस के अंदर आपको पता है ग्लू भी इस्तेमाल हुई होगी कहीं ना कहीं, मे भी, शायद, मुझे नहीं पता, इसकी हुई होगी, क्योंकि ये जो इसकी स्लैब्स है ना सारी, ये आपस में
जुड़ी हुई हैं, हुई होगी इस्तेमाल। अच्छा, ये जो ग्लू है ना, अब ग्लू में थोड़ा सा रिवर्स केस हो सकता है। ये देखें, यहाँ पे हो सकता है मुझे ये मालूम हो कि ये जो ग्लू इस्तेमाल हुई है या वार्निश इसमें इस्तेमाल हुई है वो कितनी कॉस्ट पड़ती है उसकी, पर बॉटल कह लें या पर वार्निश का जो भी यूनिट रखना है। लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा मसला हो जाता है कि यार एक यूनिट ऑफ डाइस के अंदर कितनी वार्निश इस्तेमाल हुई है। क्योंकि आपने कभी कभी कोई फर्नीचर बनते देखा हो तो आपको अंदाजा होगा वो ऐसे ऐसे करके बस लगा देते हैं, अंदर ग्लू श्लू तुन देते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिकॉर्ड मतलब प्रॉपर एक तरीके के साथ नहीं लगा रहे होते। अक्सर तुमने फर्नीचर में से नोट किया होगा कि बीच में से ग्लू बाहर निकली होती है, इस तरह करके उन्होंने उस पर अप्लाई की होती है। तो हमेशा ये मैं प्रैक्टिकल नहीं, ये मैं एकेडमिक आपको मिसाल भी दे रहा हूँ, एकेडमिकली भी ये बताया जाता है कि ये जो ग्लूज हैं, वार्निशेज हैं, ये पार्ट तो बन रही हैं आपके कॉस्ट यूनिट का, लेकिन इतनी नेग्लिजिबल अमाउंट्स में है या इस अंदाज में लग रही हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि यार ये कितनी इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, इतनी मिकदार में लग रही है। तो हमारे पास इसकी एक वेरिएबल की ट्रेसेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है, फिर जो वार्निश की जो कॉस्ट इस यूनिट में कितनी लग रही है, इसको मैं क्या मानूंगा कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। वरना किताब में जब आप जाओगे ना तो वो सिर्फ यही कहेंगे कि यार ऐसा मटेरियल जो कि इसका पार्ट बन रहा है लेकिन बड़ी नेग्लिजिबल अमाउंट्स में है, हम उसको क्या कहेंगे कि इनडायरेक्ट मटेरियल है। बस इतनी ही बात है। लेकिन मैं आपको शुरू से ही एक बात पे लेके चल रहा हूँ कि जिस भी आइटम की ये दो आइटम्स सर्टन हो जाएं, ये दो वेरिएबल सर्टनिटी के साथ मालूम हो जाएं, उस रिसोर्स की कॉस्ट को डायरेक्ट माना जाता है। और अगर कोई एक चीज़ भी अनसर्टन हो जाए तो फिर उस चीज़ को इनडायरेक्ट तस्लीम किया जाता है। अच्छा चलें, इसी मिसाल को एक्सटेंड करूं ताकि एक चीज़ एलेबोरेट कर दी जाए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है। ये पॉइंट भी बड़ा सब्जेक्टिव है, किताबें इस पे बस इतना ही बताती हैं, इससे आगे नहीं जाती हैं। लेकिन मैं चलें थोड़ा सा आगे शेयर कर देता हूँ। ये तो है ना डाइस बना है फॉर एग्जांपल मुगल फर्नीचर में किसी गली मोहल्ले के अंदर, उसने तो ऐसे ही ज़ाहिर है ग्लू लगानी है ऐसे ऐसे करके विदाउट देखे और कोई हिसाब किताब रखे बगैर। अब अगर फॉर एग्जांपल इंटरवुड फर्नीचर वाले हैं, इंटरवुड का नाम सुना है ना, यानी कि जो एक अच्छा ब्रांड है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है। इसी तरह से इंटरनेशनल ब्रांड है आइकिया का। ये लोग तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मैकेनाइज किस्म की, बड़ी ऑटोमेटेड, वहाँ पे तो बड़े हिसाब से ग्लू लगती है और उससे ना ज़्यादा उससे ना कम। ऐसी इंडस्ट्री में ग्लू की कॉस्ट भी क्या हो जाती है, डायरेक्ट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि कितनी मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कितनी इंप्रूव्ड आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, कितनी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग है। ये बताता है कि ट्रेसेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस की अगर बात करें तो ट्रेसेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, लेकिन आप अगर बहुत ही अच्छी मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो ट्रेस कर लेंगे, उनको मालूम होता है इससे ना आगे जाता है ना इससे कम चीज़ अप्लाई होती है। तो एक इंडस्ट्री के लिए यही कॉस्ट मटेरियल, दूसरी इंडस्ट्री के लिए यही कॉस्ट, एक के लिए डायरेक्ट दूसरे के लिए इनडायरेक्ट हो जाती है। लेकिन अगेन किताबों तक रहते हैं, जनरली स्पीकिंग ऐसा मटेरियल जो कि किसका पार्ट बनता है, कॉस्ट यूनिट का, लेकिन बड़ी नेग्लिजिबल अमाउंट्स में इस्तेमाल होता है, तो इस रीज़न की वजह से उसको क्या क्लासीफाई कर देते हैं, इनडायरेक्ट। अच्छा, इसके अलावा एक और मटेरियल भी होता है जो कॉस्ट यूनिट का पार्ट ही नहीं बनता है। मटेरियल फैक्ट्री में रहते हुए कुछ खर्चे गिना सकते हो, मटेरियल में मटेरियल की बात करनी है। हाँ, नहीं वो तो बेटा बाय प्रोडक्ट है, वो तो एक वेस्टेज। मैं तो कह रहा हूँ कि इस्तेमाल की साइड से देखें ना, आप तो आउटपुट की साइड से देख रहे हो, यूजेज की साइड से देखें। है मटेरियल, नहीं मशीन तो बेटा मटेरियल नहीं है, वो तो प्रॉपर एक फुल फ्लैज एसेट है। चलो मैं अगर तो अब तुम्हारा जो पुराना नॉलेज है उससे बात करूँ, स्टोर्स एंड स्पेयर्स की आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स फैक्ट्री में इस्तेमाल नहीं होती, है तो मटेरियल, कॉस्ट यूनिट का पार्ट बन रही है नहीं। टिश्यू पेपर्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। छोटे मोटे टॉवल्स मजदूर तबका तो बहुत इस्तेमाल करता है। फिर ये एंटरटेनमेंट की आइटम्स, कहीं और ना निकल जाना, मैं चाय शाय की बात कर रहा हूँ। जी क्या बात कर रहे थे हम, मेरा ख्याल है मटेरियल की बात हो रही थी। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ऐसे मटेरियल जो कि आपके फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बन रहे लेकिन है मटेरियल, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि जैसे आपके स्टोर्स एंड स्पेयर्स की आइटम्स हैं जिसमें टिश्यू पेपर्स थे, जिसमें मैं एंटरटेनमेंट की हाँ बातों की बात कर रहा था, जैसे वो ये जो क्या होता है
एवरीडे के जो पाउडर्ड मिल्क्स होते हैं, इसके अलावा ये जो टी बैग्स, ये एंटरटेनमेंट के आइटम्स काउंट होती हैं। ये हो गया, टिश्यू पेपर्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं। अब ये मटेरियल्स हैं, बाज़ औक़ात फ्यूल भी क्लासीफाई किया जाता है। अब देखो फ्यूल इस्तेमाल होता है ना आपकी मशीन्स रन करने में ताकि प्रोडक्शन कर सकें। अब ये कोई कॉस्ट यूनिट का पार्ट थोड़ी बन रहा है, लेकिन है तो क्या, मटेरियल। इसमें बहरहाल ये सब्जेक्टिविटी है, बाज़ लोग इसको मटेरियल में क्लासीफाई करते हैं, फ्यूल की बात कर रहा हूँ, बाज़ लोग इसको ये अदर्स में ले जाते हैं। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। बहरहाल अभी मैंने कुछ मिसालें आपके सामने रखी हैं, तो पता क्या चला, ऐसा मटेरियल जो कि या तो कॉस्ट यूनिट का पार्ट बन रहा है लेकिन है बड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट्स में इस्तेमाल होने वाला, वो भी इनडायरेक्ट, या जो है तो मटेरियल लेकिन कॉस्ट यूनिट का पार्ट ही नहीं बन रहा, तो उसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। सेकंड क्लास किसकी है जी, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर वो है, अब ये वो वाला स्टाफ है कि जो एम्प्लॉयड स्टाफ होता है, कि जो आपके पे रोल पे होते हैं। ये कौन से बंदे हैं, ये फैक्ट्री में ही काम करने वाले बंदे हैं, लेकिन ये वो बंदे हैं जो कॉस्ट यूनिट के लेवल पे काम ही नहीं कर रहे, इसीलिए इनके घंटे ट्रेस ही नहीं हो सकते कॉस्ट यूनिट तक। ये कौन से बंदे हो सकते हैं, कोई मिसाल दे सकता है, फैक्ट्री के अंदर ही सुपरवाइजर, और कोई हेल्पर, थोड़ा और बेहतर मिसाल, सिक्योरिटी गार्ड, और बिल्कुल स्वीपर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जेनिटोरियल स्टाफ इसको बोलते हैं। और कोई सबसे इंपॉर्टेंट बंदे को तो भूल ही गए हो, जो पूरा डिपार्टमेंट चला रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर। चलो प्रोडक्शन मैनेजर से शुरू करते हैं। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको बेटा किस चीज के पैसे मिल रहे हैं, कॉस्ट यूनिट बनाने के। वो तो पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की स्केड्यूलिंग देख रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट कर रहा है, उसको पूरे के पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देख रहा है, और उसको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं और फिक्स्ड मिलते हैं, पूरे मंथ जब गुजरता है उसको पेमेंट हो जाती है। अब उसके घंटे हम कैसे ट्रेस करें कि कॉस्ट यूनिट में कितने लग रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या है कि इसके घंटे कॉस्ट यूनिट पे नहीं लग रहे, किसी बड़े लेवल पे लग रहे हैं, और बड़ा लेवल क्या है, पूरा डिपार्टमेंट। इसी तरह से जैसे ये कह रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके घंटे मैं कॉस्ट यूनिट में ट्रेस कर रहा हूँ, वो कोई कॉस्ट यूनिट बना रहा है, उसका काम क्या है, पूरी प्रोडक्शन प्रेमिसेस की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। उसको सैलरी भी इस चीज़ की मिल रही है, वो बड़े लेवल पे अपनी सर्विसेज दे रहा है, और बड़ा लेवल कौन सा है, पूरा डिपार्टमेंट। He is not giving his services at cost unit level. That's why his hours cannot be traced into the cost unit. Sweeper, सर वो पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सफाई का ख्याल कर रहा है, वो कॉस्ट यूनिट थोड़ी बना रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये मिसालें हैं। तो आसान लफ्जों में समझने के लिए मेन डेफिनेशन वही है कि जिस रिसोर्स की ट्रेसेबिलिटी मुमकिन ना हो उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। और यहाँ पे हमने समझ लिया कि रीज़न क्या है कि ये वो वाली लेबर स्टाफ है कि जिनके घंटे कॉस्ट यूनिट लेवल पे लग ही नहीं रहे। ये किस लेवल पे लग रहे हैं, किसी बड़े लेवल पे। अभी इस लफ्ज़ को बस जहन में बिठा लो, थोड़ा आगे चल के इस पे बात कर लेंगे। ये जो बड़ा लेवल है उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर। अभी मैं इस पे इससे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये जो लेबर है इसको मैं क्यों इनडायरेक्ट कह रहा हूँ, क्योंकि ये किसी बड़े लेवल पे इनकर हो रही है। उस बड़े लेवल को बोला जाता है कॉस्ट सेंटर इन कंपैरिजन विद द कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट है एक यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट सेंटर कोई बड़ा सेंटर होता है, जैसे बिल्डिंग है, जैसे एक मशीन है। तो अभी अगेन बस इतना अभी जाने, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई बेटा इनडायरेक्ट लेबर। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पे भी कुछ खर्चे बच गए थे कि ना वो मटेरियल थे ना वो लेबर थे, तो हमने इसको कहाँ क्लासीफाई कर दिया था? अदर्स के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी है, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल थे वो मैंने यहाँ डाल दिए, कोई लेबर थी यहाँ डाल गई। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो अदर्स में फॉल करते हैं। एनी वन ऑफ यू जो किसकी मिसाल दे सके? इलेक्ट्रिसिटी। और बड़ी वर्ड यूज़ कर लें, यूटिलिटीज़, जिसमें बिजली, पानी, गैस सारे कवर हो गए। और फ्यूल, चलो ठीक है, उसको यहाँ पे भी क्लासिफाई किया जाता है, यहाँ पे भी अक्सर क्लासिफाई कर देते हैं जी। और कुछ किसमें? बेटा वो मटेरियल, ये देखो यहाँ जो चीज़ें हैं वो मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल नहीं है। मटेरियल वो जो टेंजिबल आइटम होती है कोई ना कोई। हाँ हाँ टेंजिबल। मटेरियल से मुराद ये तो चले मैं बता देता हूँ अगर नहीं, मटेरियल से मुराद कोई टेंजिबल आइटम है। यूटिलिटीज़ जो अदर्स हैं ये टेंजिबल आइटम्स नहीं है। कहाँ पे? हाँ वो तो चीज़ और है ना, ये तो डायरेक्ट मटेरियल्स है ना, डायरेक्ट तो ट्रेसेबिलिटी। हाँ वहाँ पे तो मिसाल देखो, वो क्लास ही और है, ये क्लास ही और है। यहाँ पे जो है अदर्स है, इसमें सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो कि क्या है, उमूमन वो टेंजिबल नहीं होंगी। जैसे और मिसाल आगे लेते हैं। इसके अलावा जैसे ये बता रहा है यूटिलिटीज़ है। अब देखो पूरी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं है, फैक्ट्री की पूरी बिल्डिंग है सर, उसकी डेप्रिसिएशन, पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग उसका रेंट, पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग की इंश्योरेंस,
पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्या ये अखराजात नहीं है? सर बिल्कुल अखराजात हैं। फिर आपकी पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग के अंदर मशीन्स लगी हो सकती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, बेटा यही खर्चे हैं मशीन के, मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीन की डेप्रिसिएशन, मशीन की लुब्रिकेशन, मशीन की इंश्योरेंस, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स। और फिर लाइटिंग एंड हीटिंग के खर्चे होते हैं, यूटिलिटीज़ के खर्चे हैं। ये कुछ मिसालें हैं जो कि क्या है, अदर्स। ये अगेन ये सारी मिसालें कौन सी हैं? ये सारे खर्चे जो मैंने गिनाए हैं ये पता किस लेवल पे इनकर हो रहे हैं? कॉस्ट यूनिट लेवल पे इनकर ही नहीं हो रहे। सारी मिसालें ले लो, एक एक मिसाल वो है जो कि किस लेवल पे, किसी बड़े लेवल पे इनकर हो रही है। यही रीज़न होती है कि इसकी ट्रेसेबिलिटी मुमकिन ही नहीं होती। ये देखो बिल्डिंग के जितने खर्चे गिनवाए हैं, ये खर्चे बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग इंश्योरेंस, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, बेटा ये तो पूरी बिल्डिंग के लेवल पे इनकर होने वाला खर्चा है। जो मशीन का खर्चा है ये तो पूरी मशीन के लेवल पे इनकर होने वाला खर्चा है, कॉस्ट यूनिट लेवल पे तो नहीं है। तो चूंकि ट्रेसेबिलिटी मुश्किल है कॉस्ट यूनिट लेवल पे, तो फिर मैं इसको बेटा कहाँ क्लासीफाई कर देता हूँ? अदर्स। ये तमाम मिसालें वगैरह मैंने किताब में मेंशन की हुई हैं। इसी तरह से मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि प्रोडक्शन खर्चे, इसकी दोनों सब क्लासेस, डायरेक्ट के अंदर तीनों, इनडायरेक्ट के अंदर तीनों, दीज आर मेंशन्ड इन योर फर्स्ट चैप्टर, प्रॉब्ली फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? अभी मैंने सिर्फ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नेचर, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट को वाइंड अप किया है, फैक्ट्री में खड़े होकर सारे खर्चों का जायजा ले लिया है। अब मैं फैक्ट्री से बाहर आने लगा और अब हम डिस्कस करने लगे हैं कौन से खर्चे जो प्रोडक्शन से रेलेवेंट नहीं है। और ये आप इसमें खुद कफील हैं, आप मुझे खुद बता सकते हैं क्यों? इंट्रो माशाल्लाह सबने पढ़ी हुई है और इनकम स्टेटमेंट सबने बनाई हुई है। तो सर कौन से खर्चे हैं? यही खर्चे नहीं होते जो मैंने लिखे हुए हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, फिर अदर कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। क्या ख्याल है? तो ये तो आप मुझे खुद मदद दे सकते हैं आइडेंटिफाई करने में। बताएं ज़रा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन और फ्रेट, कैरेज आउटवर्ड्स कह सकते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स का खर्चा सर सबसे बड़ा खर्चा आप भूल गए, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना? जो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे आप करते हैं, चलें ये आप मतलब कमोबेश यही एक खर्चे होते हैं। फिर कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़बान में कुछ कहते हो कि जी बैड डेट्स अक्सर औकात यहाँ पे क्लासीफाई हो जाते हैं। बहरहाल ये तुम्हें चीज़ें पहले से मालूम है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव का डिपार्टमेंट बेटा वो होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। इसका काम असल में होता है ये जेनेटोरियल स्टाफ को हैंडल करना, ये लैंडस्केपिंग करना, कहीं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम निकला है वो करवाना, ये सारा एडमिन का स्टाफ करता है। तो सैलरीज वगैरह उमूमन यहाँ पे क्लासीफाई होती हुई तुम्हें नज़र आ रही होती हैं। फिर फाइनेंस कॉस्ट, सर आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अगर लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट बेटा आ रही है तो वो यहाँ पे क्लासीफाई हो जाती है। अगेन इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रोडक्शन, ये फैक्ट्री से बाहर के खर्चे हैं। फिर अदर एक्सपेंसेस, पेनल्टी फाइन और लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल वो अदर्स में क्लासीफाई हो जाता है। बाकी वो अदर इनकम भी आती हैं। बहरहाल वो हम इनकम थोड़ी देख रहे हैं, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट की क्लासेस, ठीक है ना? क्योंकि सर पढ़ ही क्या रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट पहले क्लासीफाई तो करना सीखें। तो सर अब जरा मैं वापस हेडिंग पे आता हूँ। ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन थी विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन। सर आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना वो भी दो अंदाज में बनती है। जो हम बनाना सीखते हैं दैट इज इनकम स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन। क्या ऐसे नहीं इनकम स्टेटमेंट होती? सेल्स में से क्या माइनस करते हो? कौन से खर्चे? सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको हम COGS बोलते हैं, और फिर क्या निकालते हैं? GP। फिर GP के बाद कौन से खर्चे माइनस होते हैं? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या यही खर्चे नहीं होते? और फिर क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। तो सर ये इसको क्यों कहा जाता है कॉस्ट की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन? क्योंकि ये फंक्शनल डिपार्टमेंट वाइज खर्चों को लेकर चलता है। ये फंक्शनल डिपार्टमेंट ही तो बेटा है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री के खर्चे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, जैसे उस बच्ची ने बताया है, सेलिंग डिपार्टमेंट जो है सेल्स की जो टीम है या सेल्स का डिपार्टमेंट है ये उस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं। इसी तरह फाइनेंस कॉस्ट, ये किस डिपार्टमेंट? फाइनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा है। तो ये कॉस्ट को क्लासीफाई करता है विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? चलें, गुड इनफ। अच्छा, अब यही ऑर्गेनाइजेशन के जो खर्चे हैं अभी हमने एक अंदाज में उसको क्लासीफाई किया है। अब एक और अंदाज भी है जिससे हम इस कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और वो है जी विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। बिहेवियर का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि ये कॉस्ट किस तरह से बिहेव करती हैं विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, विद द चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम या एक्टिविटी लेवल बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो उससे ये खर्चा बढ़ेगा या कम होगा या इस पर कोई असर नहीं होगा।
तो इसलिए इसको क्लासिफाई इस अंदाज में किया जाता है और अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर कॉस्ट बेटा या वेरिएबल इन नेचर होगी, उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, या कॉस्ट फिक्स्ड इन नेचर होगी। तो सर पहले तो इसको बेसिक लेवल पर डिफाइन करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ऐसी कॉस्ट दैट वेरीज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। जब एक्टिविटी लेवल से क्या मुराद है? प्रोडक्शन, या जो घंटे काम हो रहा है हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तो जब एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, अगर एक्टिविटी लेवल कम हो रही है तो उससे वेरिएबल कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। ऑन द अदर हैंड फिक्स कॉस्ट वो है कि जो अनअफेक्टेड रहती है विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल बढ़े या कम हो, ये कॉस्ट अपनी जगह पे फिक्स्ड कायम दायम रहती है, इस पे कोई असर नहीं होता। लेकिन अगेन अप टू अ सर्टेन एक्टिविटी थ्रेशोल्ड, एक हद है उस तक ये कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, जब उस हद को पार किया जाता है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। क्योंकि एक उसूल अपने जहन में रखें, इस पे डिस्कशन भी अभी मैं करता हूं कि कोई कॉस्ट इन द लॉन्ग रन बेटा फिक्स नहीं होती, हर कॉस्ट इन द लॉन्ग रन चेंज हो जाती है, फिक्स नहीं रहती। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट की भी डेफिनेशन यही है कि दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्टिविटी थ्रेशोल्ड, जब मामला बढ़ जाए यानी कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, फिर आपको एक्सपेंशन करनी पड़ती है, मजीद प्रोडक्शन प्रेमिसेस की तरफ जाना पड़ता है, तो फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ें तुमने FAR 1 या इंट्रो में कहीं पढ़ी नहीं है? इंट्रो में पढ़ी नहीं है? क्योंकि मुझे याद है कि FAR 1 में एक चैप्टर था प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, है ना? FAR 1 में है, ये वो इंट्रो में है। अब इंट्रो में डाल दिए, मेरा ख्याल है पहले नहीं था, मुझे याद है। अच्छा, ये भी है उसके अंदर? ओके चलो बस फिर ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा चलिए, लेकिन हमने तो वैसे डिस्कस करना है, मैं वैसे बाय द वे मेरे जहन में आया था। अच्छा, अभी जो मैंने बात की है ना कि ये वो कॉस्ट है जो कि चेंज होती है विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल, और ये वो है जो कि चेंज नहीं होती। ये मैं बात कर रहा हूं टोटल की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, चलो मिसाल ले लेते हैं। मैं कहता हूं एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने एक यूनिट बनाना है, मैं कोई भी चलो मिसाल ले लेता हूँ, मैं एक मार्कर की बात करता हूँ। लेट्स अज्यूम एक मार्कर मेरा एक कॉस्ट यूनिट है, इट्स वन फिनिश्ड प्रोडक्ट यूनिट। इसमें डायरेक्ट मटेरियल यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि इसमें डायरेक्टली ट्रेसेबल है और उसकी जो कॉस्ट है सर्टन हो सकती है, वो 5 रुपये का मटेरियल है। फिर इस पर लेबर लगी 2 रुपये पर यूनिट, ठीक है। और अदर भी कुछ वेरिएबल खर्चे हैं, अभी इस पर थोड़ी देर रुक जाएं, बस इसको सुन लें। 3 है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10। यानी कि जब भी मैंने एक मार्कर बनाना है तो मुझे 10 रुपये इनकर करने पड़ेंगे, दूसरा बनाना है तो मुझे मजीद 10 रुपये इनकर करने पड़ेंगे। ये है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन ये पर यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये बना तुम्हारा क्या? वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट। अगर मैंने एक बनाया है तो मेरी टोटल बेटा वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 10। लेकिन अगर मैंने दूसरा यूनिट बनाया है तो फिर भी क्या कॉस्ट बियर करनी है मैंने? 10। और टोटल कॉस्ट कहाँ चलेगी? 20। इसी तरह से करते करते अगर मैं 4 यूनिट्स बनाता हूं तो इसके ऊपर भी कॉस्ट पर यूनिट तो बेटा क्या लगनी है? 10। और टोटल कॉस्ट कितनी है? 40। ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट वो है जो कि चेंज होती है विद एक्टिविटी लेवल, वो मैं किसकी बात कर रहा था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। इसकी थोड़ी बात कर रहा था। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द एक्टिविटी लेवल। एज फार एज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज कंसर्न्ड, दैट स्टेज फिक्स्ड। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं आता। अगेन वो वाली बात अपनी जगह कायम दायम है। इन द लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी जो है वो क्या हो जाती है? चेंज। सर ये देखें, ये 10 रुपए कैसे बने हैं? मटेरियल का खर्चा 5, लेबर 2,
ये जो हालात चल रहे हैं जिसमें हर हफ्ते बाद चीज़ का रेट कहाँ से कहाँ चला जाता है, इन्फ्लेशन ही नहीं मान ये रेट कहाँ 10 रहेगा, ये तो नियर फ्यूचर में शायद चेंज हो जाए, लेकिन बहरहाल किताबों की हद तक रहते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, फिक्स्ड रहती है, लेकिन टोटल वेरी कर जाती है। इसी तरह से जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसका भी बेटा यही मामला है। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट इसकी हम बात कर रहे हैं वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है ना उसका मामला कुछ और है। आइए जरा उसको स्टडी करते हैं। लेट्स स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जी, लेट्स एज्यूम कि मेरी जो पूरी प्रोडक्शन प्रेमिसेस है या मेरी जो पूरी फैक्ट्री है उसकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, लेट्स एज्यूम कि वो पूरे साल की है 1 लाख है। मैं सिर्फ मिसाल ही ली है, पूरी फैक्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट है और ये वो कॉस्ट है जो कि आनी ही आनी है, मैं जितनी मर्जी प्रोडक्शन करूं, क्योंकि हमने यही सीखा है ना अभी, फिक्स्ड कॉस्ट वो है कि मैं जितनी मर्जी प्रोडक्शन करूं इसने इस पे असर नहीं होना। अच्छा, और इस पूरी प्रोडक्शन प्रेमिसेस की कैपेसिटी पता कितनी है कि ये 10,000 यूनिट्स ही बना सकती है। आइए जरा इसको मजीद एनालाइज करते हैं। मैं कहता हूं अगर मैंने 1 यूनिट बनाना है तो तभी बेटा मेरा फिक्स खर्चा कितना आना है, 1 लाख। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई, 1 लाख। मसला पता क्या हुआ, अब ये सारे का सारा फिक्स कॉस्ट का खर्चा किस पे बेचारा अब्जॉर्ब हो गया, एक ही यूनिट के ऊपर। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 1 लाख है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता हूं तो टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क आएगा, सर ये तो उतने को उतना ही रहना है। लेकिन अब यही खर्चा किन पे अब्जॉर्ब होगा, 10 यूनिट्स पे, सच दैट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी, 10,000। लाइकवाइज अगर मैं 1000 यूनिट्स बनाता हूं बेटा टोटल में कोई फर्क नहीं आना और आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जानी है, 10 के नहीं 100, सॉरी 100। हाँ, अच्छा, और अगर मैं फॉर एग्जांपल फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करता हूं और 10,000 यूनिट्स बनाता हूं, अब अगेन टोटल फिक्स कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं आना, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी 10 हो जाती है। तो हमें इससे ये मालूम होता है कि फिक्स कॉस्ट भी जो है वो इन टोटलिटी होती है, जो कि चेंज इन एक्टिविटी लेवल से चेंज नहीं होती। जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है दैट रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल। जितना ज्यादा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अकॉर्डिंगली रिड्यूस होती चली जाती है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखनी है, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये वाला जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये यही रहेगी, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्टिविटी थ्रेशोल्ड। कहा था ना अभी मैंने, ये देखो एक्टिविटी थ्रेशोल्ड मैंने कितना बताया, कैपेसिटी। अगर मेरी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स तक है तो फिर फिक्स कॉस्ट ने कोई चेंज नहीं होनी। जैसे ही मैं 10,000 से एक्सीड करूंगा मुझे एक और प्रोडक्शन प्रेमिसेस पे जाना पड़ेगा, हो सकता है एक और फैक्ट्री की तरफ जाना पड़े और फिर मुझे उसके जो फिक्स कॉस्ट के खर्चे बियर करने पड़ेंगे, सर वो फिर बढ़ जाएगा मामला। अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था ना कि जब कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे तो सर आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, इंक्रीज होती है। तो अभी मैंने सिर्फ ये 2 बातें बताई हैं कि ये जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है, पता ये चला कि बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है विद एक्टिविटी लेवल, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड। टोटल फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं करती विद एक्टिविटी लेवल, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होती है विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल। ठीक है जी। अच्छा, अभी यहां तक ही रहते हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं, और वो ये है कि ये जो अभी तक हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचर, इनमें से कौन से खर्चे हैं जो वेरिएबल इन नेचर होते हैं और कौन से खर्चे हैं जो फिक्स्ड इन नेचर होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर का लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू नेचर के साथ एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आगे हमारी जो फर्दर स्टडीज़ हैं इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल एंड रेलेवेंट इन दैट। जब मैं एक दफ़ा रिलेट कर लूँगा फिर हम किताब पे आ जाएंगे, फिर मैं आपको गाइड करता चला जाऊँगा कि ये देखो ये यहाँ पे मेंशन्ड है, सारी चीज़ें हम लिंक कर लेंगे। जी सर, यहाँ से शुरू होते हैं। डायरेक्ट खर्चे,
मटेरियल वेरिएबल है, फिक्स्ड? वेरिएबल भाई, जब ये एक मार्कर की मिसाल से चलते हैं यार, मार्कर में ये जो प्लास्टिक वगैरह लगा हुआ है ये एक मटेरियल है, डायरेक्टली ट्रेसेबल है इसमें। जब भी एक मार्कर बनाऊंगा मटेरियल की कॉस्ट आएगी, दूसरा मार्कर बनाएंगे फिर मटेरियल लगेगा, तीसरा बनाएंगे फिर मटेरियल लगेगा, इट इज वेरिएबल। फिर लेबर वेरिएबल भाई, जब जब एक नया यूनिट बनाया जाएगा तो उसमें घंटों ने इस्तेमाल होना है, उसी लेबर की घंटों ने इस्तेमाल होना है, इट इज वेरिएबल इन नेचर। उसके बाद अदर्स वेरिएबल, वो डाई और मोल्ड की मैंने मिसाल दी थी, जब भी कॉस्ट यूनिट बनाया जाएगा उसमें उस मोल्ड ने इस्तेमाल होना है। तो पता क्या चला कि जितने डायरेक्ट खर्चे होते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बेटा सारी की सारी क्या होती हैं? वेरिएबल इन नेचर। चले यहाँ पे आ जाए, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें जो मटेरियल है वेरिएबल है। अब ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट होना एक अलग चीज है और वेरिएबल फिक्स्ड होना अलग चीज है। अब जरा वापस उस मिसालों की तरफ जाओ जो मैंने दी थी, नट्स एंड बोल्ट्स मटेरियल, नट्स एंड बोल्ट्स है तो इनडायरेक्ट क्योंकि ट्रेस नहीं हो रहा, लेकिन वेरिएबल तो है ना भाई। जब एक नया एसी बनाऊंगा तो यही 16 नट्स एंड बोल्ट्स लगने, फिर दूसरा एसी बनाऊंगा फिर 16 नट्स एंड बोल्ट्स लगेंगे। तो यूजुअली स्पीकिंग इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर आल्सो व्हाट? वेरिएबल। उसके बाद लेबर वेरिएबल, कोई और वेरिएबल वाला हो? फिक्स्ड, वेरिएबल, फिक्स्ड। सर अभी कुछ देर पहले बात की थी कि ये वो वाला आपका स्टाफ है कि जिनको सैलरी की बेसिस पे पेमेंट होती है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। इनको कैसे पेमेंट होनी है? जब एक महीना गुजरेगा और इनको पेमेंट कर दी जाएगी, प्रोडक्शन से इनका लिंक ही कोई नहीं है, ये सैलरीड स्टाफ है। इट इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर इज द एक्चुअल प्रोडक्शन, वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ की बला से। तो सर ये सारे का सारा खर्चा क्या होता है? फिक्स्ड इन नेचर, बिकॉज दिस इज एंटायरली व्हाट? सैलरीड स्टाफ, एम्प्लॉयड होते हैं, पेरोल पे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अदर्स, पहले सारी मिसालों को ज़हन में लेके आओ। मैं अभी बता रहा था, बिल्डिंग के खर्चे, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, ठीक है, बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, मशीन के कुछ खर्चे हैं, फ्यूल्स के अखराजात हैं, यूटिलिटीज़ हैं, ये मिसालें दी थी ना हमने। तो जी बेटा ये मिक्स्ड होते हैं, कुछ खर्चे इसमें से वो तुम्हें नजर आएंगे जो फिक्स्ड हैं, कुछ खर्चे इसमें से वो नजर आएंगे जो कि वेरिएबल है। मैं आगे सिर्फ लिख रहा हूँ मिक्स्ड, फिर हम ना किताब पे चलेंगे, वहाँ पे हमें मिसालें भी मिल जाएंगी, एक छोटी सी एक्टिविटी भी करते हैं, हमारे पास एक लिस्ट मिलेगी हमें, हम उसमें से ज़रा आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि इसमें से क्या आइटम वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है। जैसे देखो डेप्रिसिएशन है, अब डेप्रिसिएशन क्या है? ये कोई वेरिएबल इन नेचर है? सर इसका ताल्लुक किससे होता है डेप्रिसिएशन का? पीरियड से। जब एक पीरियड गुजरेगा इसने डेप्रिशिएट हो जाना है, पढ़ा नहीं हुआ हमने? डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं होती, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सर एक महीना गुजरेगा इसने 1 महीने से डेप्रिशिएट हो जाना, 2 महीने गुजरेंगे 2 महीने से डेप्रिशिएट हो जाना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रोडक्शन से। सर रेंट का ताल्लुक है प्रोडक्शन से? सर ये जिससे आपने जगह रेंट पे ली हुई है उसको कभी कह के देखें ज़रा, मैंने प्रोडक्शन नहीं की तो रेंट नहीं देना मैंने, वो देखें क्या हासिल करता है आपको। आप अपने हॉस्टल में तो मेरा ख्याल है कुछ बच्चे होंगे, कभी कहे आपने मालिक को कि मैं इस महीने ना रहा नहीं इधर तो मुझे रेंट ना ले, वो सवाल ही पैदा नहीं होता सर। सो रेंट फिक्स्ड इन नेचर है और उसकी पेमेंट भी जो है होनी है, चाहे प्रोडक्शन हुई है चाहे प्रोडक्शन नहीं हुई। फिर आगे चलते हैं, चलो यूटिलिटीज़ की बात करते हैं, क्या होनी चाहिए? वेरिएबल, अच्छा, और फिक्स्ड, अच्छा। अब इसमें मेरी बात सुन लें, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि कौन सी इंडस्ट्री है। किताब में आपको मिल जाएगा जी आमतौर पे वेरिएबल होते हैं, किताब में ये कहा जाता है, लेकिन सुन लें इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग किससे होती है? ज़ाहिर है आमतौर पर मशीनों से होती है, अच्छी खासी बिजली इस्तेमाल होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में यूटिलिटीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कह लो 90 से 95% इस्तेमाल ही कहाँ हो रहा होता है? प्रोडक्शन करने में। तो अकॉर्ड, और बाकी ये बात नहीं है कि ऑफिसेज नहीं होते, साथ दीगर ऑफिसेज भी होते हैं छोटे छोटे, लेकिन उनमें बिजली का इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना कहाँ पे हो रहा होता है? प्रोडक्शन में। तो ऐसी जगह पे यूटिलिटीज़ को वेरिएबल माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? प्रोडक्शन में। तो जब जब प्रोडक्शन होनी है तो अच्छी खासी बिजली इस्तेमाल होनी है, जब प्रोडक्शन नहीं होनी तब बिजली बहुत कम है। लेकिन अब देखो एक दूसरी मिसाल तो मैं देता हूँ, एक बिजनेस है रिटेल स्टोर का, डिपार्टमेंटल स्टोर का, वो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रहा, बिजनेस तो है ना भाई। डिपार्टमेंटल स्टोर में सारा दिन कोई ग्राहक नहीं घुसा, वो लाइटें बंद कर देंगे?
यूटिलिटीज लाइटिंग है ना, और क्या होता है, एसी होते हैं, तो एसी बंद कर देंगे, नहीं होता। कोई भी अच्छा यूटिलिटी स्टोर आप मिसाल ले लें, क्या नाम है उसका, कारफोर है, मेट्रो है, उनकी लाइट्स हर वक्त उस तरह से जलती हैं, एसीज वगैरह चलते हैं, वो कभी कभी मसले मसाइल होता है, बात है। तो वहाँ पे यही कॉस्ट बेटा क्या हो जाती है, फिक्स्ड। कस्टमर वॉक इन करे ना करे, यही खर्चे क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड इन नेचर हो जाते हैं। अगेन ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन किताबों का अगर हम जायज़ा लें तो किताबों में आम तौर पे हमें यूटिलिटीज़ वेरिएबल नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से बाकी भी कुछ अखराजात हैं जिसमें आपकी लाइटिंग एंड हीटिंग है, ये भी इस तरह से थोड़ा सब्जेक्टिव है। फ्यूल का खर्चा वेरिएबल, क्योंकि फ्यूल अमूमन कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो जब जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है तब तब फ्यूल ने इस्तेमाल होना है, तो इसलिए इसके जो खर्चे होते हैं कुछ वेरिएबल तो में नज़र आएंगे, कुछ इसमें फिक्स नज़र आ रहे होते हैं। तो आए ज़रा अब थोड़ा सा मज़ीद टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। ये बेटा जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, इनको एक नाम दिया जाता है, और नाम क्या दिया जाता है, ओवरहेड्स का। लेकिन ये कौन से ओवरहेड्स हैं, इनको कहा जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि वो खर्चे जिनको डायरेक्टली नहीं ट्रेस कर सकते लेकिन ये प्रोडक्शन वाले हैं। इसी तरह से ये जो नॉन प्रोडक्शन खर्चे हैं इनको क्या कहा जाता है, ये भी ओवरहेड्स हैं, लेकिन ये कौन से ओवरहेड्स हैं, ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। और इनको ओवरहेड्स क्यों कह रहा हूं, ओवरहेड्स बेटा होते ही वो खर्चे हैं जिनको ट्रेस किया ही नहीं जा सकता। ये खर्चे फैक्ट्री में होने के बावजूद नहीं ट्रेस हो रहे, इन्होंने कहां से ट्रेस होना है, ये तो फैक्ट्री में ही नहीं हो रहे, ठीक है। सो ओवरहेड्स वो खर्चे होते हैं जो ट्रेस नहीं हो सकते, वो जो कि प्रोडक्शन के खर्चे हैं और ट्रेस नहीं हो सकते उनको प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलते हैं। वो खर्चे जो कि प्रोडक्शन के नहीं हैं उनको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोला जाता है, ठीक है। और अब हमें इस चीज का अंदाजा हो गया कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स दो तरह के हो सकते हैं आगे फर्दर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब जहन में बिठा लो, अब हमने काफी सारी डिस्कशन कर ली है, मेन हमने पूरी कॉस्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली हुई है। अब तुम्हें जब आगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज होती हुई नजर आएंगी, वो पता क्या होंगी, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो चीजें लग रही होंगी वो कहेगा डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, इसमें लेबर लग रही है, और इसमें क्या लग रहा है सर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और तुम्हें पता होना चाहिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है, सारे के सारे ये। इसका ताल्लुक पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तुम्हें मेरा नहीं ख्याल नजर आएगा, शायद कोई पास पेपर एंड पे जाके तुम्हें आए और उसमें एक आध जगह पे इसका वर्ड कहीं यूज होता हुआ नजर आए, वरना मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इसके अलावा सारे कौन से खर्चे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये बहुत दफा तुम्हें टर्मिनोलॉजी यूज होती हुई नजर आएगी, और होना भी यही है। एक प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के यही खर्चे होते हैं, और आपको COGS की स्टेटमेंट भी याद है, उसमें जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है क्या उसमें यही खर्चा नहीं होते, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यही खर्चे तो बेटा होते हैं, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर खर्चे या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसी से तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बनती है, ठीक है ना, पुराना नॉलेज। तो सर ये हमारी डिस्कशन यहाँ पे क्लोज होती है रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नेचर एंड विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। और विद रिस्पेक्ट टू जो बिहेवियर है उसके पहले दो हमारी जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है उसको हमने इंटर रिलेट कर ली है विद द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नेचर। वो जो दो क्लासेस तुम्हें नजर आ रही है ना वो स्पेशल है, वो आज डिस्कस नहीं करते, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ हम किताब पे आते हैं और देखते हैं कि जो अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं ये कहाँ पे मेंशन है। जिनके पास हैं वो बेटा दूसरे पेज नंबर 2 पे आ जाए, जिनके पास नहीं है बस सुन लो। ये आपका पहला चैप्टर है, उसका पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 और 4 यहाँ तक हमने इसको कवर किया है। ये देखो, अगर मैं शुरू से शुरू इसको देखूं, सबसे पहले है जी कंपेयरिंग द अकाउंटिंग सिस्टम्स। कल हमने इस पे बात की थी, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमने फ़र्क करके देखा था। उसके बाद डेफिनेशन तुम्हें नजर आएगी कॉस्ट यूनिट की, मैंने यहाँ से शुरू किया। फिर मैंने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पे आया, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, ये तुम्हें मिल जाएगा। डायरेक्ट प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस आइडेंटिफाइड। आगे चलें, देखो नोट तुम्हें नजर आ रहा है सबसे ऊपर पेज नंबर 3 के ऊपर कि प्राइम कॉस्ट, सारी डायरेक्ट कॉस्ट को ये देखो क्या कहा जाता है, ये देखो प्राइम कॉस्ट। फिर आगे देखें मटेरियल,
लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस मैंने सिर्फ इक्वेशन के तौर पे मेंशन किया हुआ है। फिर आगे इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है और तीनों कैटेगरीज वो देखो आपको नजर आ रही हैं, ये इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं। अच्छा, उसके बाद नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये देखें वही एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। ये पेज नंबर 4 पे एक नोट देखो, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज का नोट है। क्या कहता है? कहता है इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जनरली इनको क्या कहा जाता है? ओवरहेड्स। जितने इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो जो कि इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है उनको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वो जो कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है इनके पीछे लिख लें इनडायरेक्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। थर्ड बुलेट पेज नंबर 4, ये जो नोट लिखा हुआ है पहला बॉक्स है, इसमें थर्ड आइटम है, इसमें लिख लें इनडायरेक्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। या वैसे ना भी लिखे तो गुजारा है क्योंकि नॉन प्रोडक्शन तो होती ही नॉन प्रोडक्शन है, छोड़ दें, ना लिखें, सॉरी रहने दें। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इनको भी क्या कहा जाता है? ओवरहेड्स। लेकिन कौन से ओवरहेड्स? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, उसके बाद ये देखो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन तुम्हें नजर आ गई है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। और उसके बाद ये देखो ये जो अगला नोट वाला बॉक्स है ना, इसमें यही रिलेशनशिप है जो मैंने अभी बताया कि ये देखो सबसे पहले बात की गई है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहती है शॉर्ट रन में, फिर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है इन द शॉर्ट रन, फिर ऑल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आर वेरिएबल। ये देखो पहली डिस्कशन यहाँ पे की, सारी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है बेटा? वेरिएबल। फिर इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कैन आइदर बी फिक्स्ड और वेरिएबल। ये देखो इसके बारे में बात की जा रही है। देखो जैसे क्या कहता है? कहता है इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर यूजुअली व्हाट? वेरिएबल। फिर क्या कहता है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर फिक्स्ड। फिर क्या कहता है? इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल। यही तो मैंने बताया, मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है? कहता है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इसी तरह से हो सकता है, इसमें भी कुछ खर्चे फिक्स्ड हो सकते हैं, कुछ खर्चे वेरिएबल हो सकते हैं। ये देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से भी कुछ खर्चे वेरिएबल हो सकते हैं, आपको पता है। कमीशन, परफेक्ट एग्जांपल। ये जो मेरी सेल्स टीम है उनके साथ अगर मैं कमीशन तय कर लूं कि भाई अगर तुम इतने यूनिट्स बेचोगे तो हर यूनिट के ऊपर तुम्हें मैं 100 रुपया दूंगा, तो ये क्या एक ऐसा खर्चा नहीं है मेरा जो कि यूनिट्स के साथ लिंक हो गया? जितने ज्यादा वो यूनिट्स बेचेगा उतना कमीशन वो अर्न कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 1000 यूनिट्स आपके बेच दिए, 100 रुपया अटैच था विद ईच यूनिट, उसको कितना कमीशन मिला? 1 लाख। ये जो हमारा खर्चा है ये सारा क्या है बेटा? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, उनकी पेमेंट सैलरी बेस्ड है, पूरे पीरियड के साथ लिंक्ड है, तो उन्हीं के खर्चे क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड। तो मार्केटिंग के खर्चे वहां पे फिक्स्ड हो गए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूजुअली फिक्स्ड होता है, ये बाकी कॉस्ट यूजुअली फिक्स्ड होती हैं, ये आपको इसका जिक्र यहाँ पे मिल जाएगा। चले, और सिर्फ आखिरी बात मैं आपको आज कर दूं, फिर लेक्चर क्लोज है, और वो ये है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसको जानने का और जहन में रखने का हमेशा ये सबसे आसान कुलिया होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का बेटा ताल्लुक यूनिट से नहीं है, किसके साथ है? पीरियड के साथ। जब एक पीरियड गुजरेगा ये खर्चा इनकर हो जाएगा, मैंने पे करना है। रेंट, रेंट का ताल्लुक किसके साथ है? जब महीना गुजरेगा बेटा मैंने पे कर देना। सैलरी, जब बेटा महीना गुजरेगा सैलरी पे कर देनी है। डेप्रिसिएशन, बेटा एक महीना गुजरेगा मशीन खुद ही पड़ी पड़ी 1 महीने से डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक किसके साथ होता है? पीरियड के साथ। और वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक बेटा किसके साथ है? यूनिट्स के साथ। एक इलस्ट्रेशन है, ये आप होम असाइनमेंट के तौर पे मार्क कर लें। पेज नंबर 3 पे एक इलस्ट्रेशन ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक मेरा ख्याल है एक बंदा फैक्ट्री में फर्नीचर वगैरह बनाता है, कबर्ड्स बनाता है, कुछ खर्चे लिखे हुए हैं और आपसे ये कहा हुआ है कि बता दें कि इसमें से डायरेक्ट कौन से हैं और इनडायरेक्ट कौन से हैं। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं, नीचे जवाब भी है, ठीक है। लेट्स टेक इट एज एन होम असाइनमेंट। कल अगर कोई आपका इसमें सवाल हुआ, सवाल को टेकअप कर लें।